हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 6.1 का बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 25 नंबर का क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए थे, हिंट कर दिया था किस प्रकार से बनाना है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा दिक्कत हुआ, तो अभी हम वापस बता देते हैं, आप समझ जाइए, ठीक है। और जो बना चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद उसको। देखिए सवाल है, ये सवाल था सो दैट एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू, वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यू, जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यू बराबर हमको प्रूव करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुना एक्स माइनस वाई गुना वाई माइनस जेड गुना जेड माइनस एक्स। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए इस सवाल में LHS। LHS क्या है? LHS आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। उसके बाद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद है 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू, फिर है 1 प्लस पी जेड क्यू, ठीक है, दिया हुआ है। LHS में क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू 1 प्लस पी जेड क्यू दिया हुआ है। अब ध्यान देखिए करेंगे क्या। तीसरा कॉलम का हर एक एलिमेंट जो है ये दो टर्म के सम में है। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को दो टर्म के सम के रूप में लिखा जाए तो डिटर्मिनेंट को आसानी से दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, देन दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ओके, अब आइए इसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट हमारा हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। उसके बाद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 लिख दिया, ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया। प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, ज़रा गौर करिए। यहाँ हमने लिखा प्लस, प्लस के बाद हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा, देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लिख दिया, देखिए पहला वाला। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स क्यू पी वाई क्यू, फिर क्या लिखेंगे, पी जेड क्यू, पी एक्स क्यू पी वाई क्यू और पी जेड क्यू लिख दिया आराम से। ध्यान दीजिए, एक बार हमने लिखा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। फिर हमने दूसरा में लिखा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर लिखा पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या हो सकता है। पहला बात, इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया, दो कॉलम को हम अदला बदली करते हैं। कैसा अदला बदली करते हैं, देखिए पहला कॉलम को लेके चला गया तीसरा कॉलम के जगह पे, तो तीसरा कॉलम आ जाएगा पहला कॉलम के जगह पे। तो अगर दो कॉलम को अदला बदली करने से डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो कंसेप्ट होता है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम बट द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। यानी दो रो और दो कॉलम का अदला बदली करने से डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है लेकिन डिटर्मिनेंट का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यानी दो रो और दो कॉलम का अदला बदली करने से डिटर्मिनेंट का मान वही रहता है लेकिन डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को अदला बदली करते हैं। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को अगर अदला बदली करेंगे तो उसका मान वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ गए बात को। चलिए ऐसा करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ये RHS को थोड़ा मिटा देते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है। या पूरा क्वेश्चन ही मिटा देते हैं, यहाँ से LHS हो गया, सुविधा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहला कॉलम को लाया तीसरा कॉलम के जगह पे, तीसरा को किसके जगह पे लाया, पहला के जगह पे लाया। तो यहाँ पे चिन्ह इसका क्या हो गया, बदल गया। तो यहाँ पे आपका हो गया 1 1 1। उसके बाद बीच में वही होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर।
उसके बाद यहाँ क्या होगा एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिए हमने यहाँ क्या किया, दो कॉलम का अदला बदली किया दोनों को एक जैसा करने के लिए। पहला को इसके जगह पे लाया, इसको उठा के इधर लाया। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर पहला कॉलम में x कॉमन है। कैसे? एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू। सर दूसरा कॉलम के अगर गौर से देखोगे तो आपको y कॉमन नज़र आएगा, वाई स्क्वायर वाई क्यू। और अगर तीसरा कॉलम को आप गौर से देखोगे तो आपको z कॉमन नज़र आएगा। यानी पहला कॉलम में से, पहला रो में से x है ना, रो बोल रहे हैं, पहला रो में से x कॉमन आएगा, दूसरा रो से y कॉमन आएगा, तीसरा रो से z कॉमन आएगा। फिर से सुन लीजिए, पहला रो से x कॉमन आएगा, दूसरा रो से y कॉमन आएगा, तीसरा रो से z कॉमन आएगा। और डिटर्मिनेंट का नेचर होता है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला रो में से x, दूसरा रो से y, तीसरा रो से z को कॉमन लिया। फिर अगर गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर तीसरा कॉलम में कुछ और कॉमन आ सकता है। क्या? P कॉमन आ सकता है। यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। और डिटर्मिनेंट का नेचर होता है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो पहला रो से x, दूसरा रो से y, तीसरा रो से z को कॉमन लिया और तीसरा कॉलम से हमने p को कॉमन लिया। कॉमन ले लीजिए। अब आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लिखिए पहले पहला रो से, तीसरा कॉलम से देखिए p, फिर पहला रो से x, दूसरा रो से y, तीसरा रो से z को जैसे कॉमन लिया, यहाँ अंदर में क्या बचेगा देखिए, 1 x में से x को कॉमन लिया, 1 एक्स स्क्वायर में x को कॉमन लिया, x p एक्स क्यू में p को कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ सिर्फ एक्स क्यू बचेगा, एक्स क्यू में x को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ बचेगा 1 वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 जेड स्क्वायर। कैसे बचेगा भैया? देखो z में z को कॉमन लिया 1, जेड स्क्वायर में z को कॉमन लिया z। अब p जेड क्यू में z को कॉमन लिया तो z स्क्वायर, और इधर से p को कॉमन लिया तो खाली z स्क्वायर बचेगा ना। अब देखिए ये दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर बुझाएगा। क्या अंतर बुझाएगा? 1 1 1 तो आगे है, लेकिन बीच में क्या है, एक्स वाई जेड, इसके लास्ट में है एक्स वाई जेड। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थोड़ा सा अदला बदली करते, दूसरा कॉलम को हमने लिख दिया तीसरा कॉलम के जगह पे, और तीसरा कॉलम को लिख लिया दूसरा कॉलम के जगह पे, है ना। तो ये आपका हो गया पहले यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए पहले क्या लिखा 1 1 1, उसके बाद क्या लिखा एक्स वाई जेड, उसके बाद लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए दो कॉलम का हमने अदला बदली किया, और दो कॉलम का अदला बदली करने से डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अगर माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। ठीक है, अब आ जाइए, इधर हो गया प्लस पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड हो गया। और इस साइड में देखोगे तो आपका हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, इधर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब ये देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट आपका सेम है, ये दोनों डिटर्मिनेंट आपका क्या है, सेम है। यहाँ भी है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ भी है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। अगर दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन लेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, इसके आगे बचेगा पी एक्स वाई जेड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। फिर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 1 1, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। समझ गया बात को? ध्यान दीजिए ये दोनों डिटर्मिनेंट को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, और इसमें क्या बचेगा पी एक्स वाई जेड। तो ये हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। फिर यहाँ अंदर में आपका बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए डिटर्मिनेंट में अगर 1 1 1 आ गया तो सोचो आधा सवाल तो आपका बन गया,
कैसे बन गया? कंसेप्ट क्या होता है? एक सीध में 2 जीरो लाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है, आंसर पाना है, खुशियाँ मनाना है। ओके, तो अब बताइए, जब 1 1 1 आया तो आधा तो आपका सवाल बन गया। तो 1 1 1 को आसानी से जीरो लाया जा सकता है। कैसे? तो ऑपरेशन हम लोग करते, 1 में 1 गया तो जीरो, इसका नाम क्या होगा? R1, इसका नाम क्या होगा? R2, इसका नाम क्या होगा? R3। तो 1 में 1 घटाएंगे तो जीरो, फिर 1 में 1 घटाएंगे तो जीरो। तो ऑपरेशन हम लोग कैसा करते हैं? R1 2, R1 माइनस R2। दूसरा ऑपरेशन होगा R2 2, R2 माइनस R3। एक बार हम R1 में R2 को घटाएंगे, एक बार R1 में R2 को घटाएंगे, एक बार R2 में R3 को घटाएंगे। समझ गया बात को? इससे क्या होगा? एक सीध में 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच गया बराबर 1 प्लस PXYZ, 1 प्लस PXYZ बच गया। फिर यहाँ देखो, 1 में 1 गया तो जीरो, x में y गया तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो हुआ? फिर यहाँ 1 में 1 गया तो जीरो, y में z गया तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर चला गया तो यहाँ क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बोलो होगा? फिर यहाँ पे आपका नीचे क्या बचेगा? 1z और जेड स्क्वायर, 1z और जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? पहले हमने लिखा R1 माइनस R2, फिर हमने लिखा R2 माइनस R3। R1 में R2 को घटाएंगे तो 1 में 1 गया जीरो, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ 1 में 1 गया जीरो, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बोलिए होगा? और नीचे आपका होगा 1z जेड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, विश्वास करते हैं आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब देखो, इस डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम में 2 जीरो आ गया, पहला कॉलम में 2 जीरो आ गया, मतलब हमने बड़ा सा काम कर दिया। अब हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक सीध में 2 जीरो आ चुका है तो हम पहला कॉलम के एलोंग इस डिटर्मिनेंट को आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो पहला कॉलम में 2 जीरो है तो इसको पहला कॉलम के एलोंग तोड़ सकते हैं। ये जीरो गुना इसका कोफैक्टर, ये जीरो गुना इसका कोफैक्टर, ये 1 गुना इसका कोफैक्टर, तो खाली बच जाएगा तीसरा, ये 1 गुना 1 का कोफैक्टर। बोलिए होगा? ये 1 गुना 1 का कोफैक्टर। इसका पोजीशन क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा रो, पहला कॉलम, 3 1 4 इवन पोजीशन है, तो इसके आगे का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। थोड़ा सा अगर आप इसको लिख लेंगे इस स्टेप को, ऐसे ये स्टेप पहले भी बता दिया था तो आसान होगा मेरे लिए मिटाने में। थोड़ा जल्दी से आप इसको, हो पाया? तेजी से मिटा सकते हैं। अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट को उसके पहला रो के एलोंग आसानी से, पहला कॉलम के एलोंग आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि पहला कॉलम में 2 जीरो है। लिखिए, कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे बराबर 1 प्लस PXYZ गुना 1, ये 1 का पोजीशन, तीसरा रो, पहला कॉलम, 3 1 4 इवन पोजीशन, इसके आगे का चिन्ह प्लस। अब 1 का कोफैक्टर लिखेंगे। 1 का कोफैक्टर में क्या सब है? देखिए क्या सब है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। इधर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए क्या सब है? 1 प्लस PXYZ। फिर इधर लिखा 1 गुना 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। लिख दिया आराम से, ठीक है। 1 गुना 1 का कोफैक्टर में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे बराबर 1 प्लस PXYZ, 1 प्लस PXYZ। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, ये हो गया आपका y माइनस जेड। फिर जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? x माइनस वाई गुना x प्लस वाई। फिर जहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का बात होगा वहाँ क्या होगा? y माइनस जेड गुना वाई प्लस जेड। बोलो होगा?
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के बदला हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के बदला हम लिखेंगे वाई माइनस जेड गुना वाई प्लस जेड। बोलो वाई माइनस जेड गुना वाई प्लस जेड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदला हम एक्स माइनस वाई गुना एक्स प्लस वाई, फिर इधर लिख दिया आराम से। अब ध्यान दीजिए, आपके पहला रो में कुछ कॉमन आपको नज़र आएगा। बोलिए, बोल सकते हैं कोई? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा x माइनस वाई सर कॉमन है, पहला रो में x माइनस वाई कॉमन है। अब ज़रा गौर से देखो दूसरा रो को, आपको इसमें भी कुछ कॉमन नज़र आएगा। दूसरा रो में y माइनस जेड कॉमन है, और डिटर्मिनेंट का स्वभाव होता है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो आपने पहला रो में से x माइनस वाई को कॉमन लिया और दूसरा रो में से y माइनस जेड को कॉमन लिया। कॉमन ले लीजिए, ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। पहला रो से x माइनस वाई को कॉमन लिया, दूसरा रो से y माइनस जेड को कॉमन लिया। अब यहाँ बचा क्या, अब यहाँ बचा डिटर्मिनेंट में 1 1, ठीक है। अब फिर यहाँ बचेगा x प्लस वाई, फिर यहाँ बचेगा y प्लस जेड, बच गया। ध्यान दीजिए क्या लिखा 1 1, फिर यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ बचा y प्लस जेड। 1 1, उधर बचा x प्लस वाई और y प्लस जेड, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुना x माइनस वाई गुना y माइनस जेड। अब इसको कैसे तोड़ोगे, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, y प्लस जेड माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट मैंने क्या होगा, एक बार होगा माइनस एक्स, एक बार होगा माइनस वाई। देखिए पहले इसको गुना करेंगे तो y प्लस जेड, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस में इसका प्रोडक्ट यानी माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो क्या क्या कटेगा, आपका प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो आपका क्या सब बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड गुना एक्स माइनस वाई गुना वाई माइनस जेड गुना जेड माइनस एक्स। अब थोड़ा सा मिलाओ RHS को कि आखिर आपको प्रूव्ड क्या करना था, तो आपको जान के अपार हर्ष होगा कि सर यही प्रूव्ड करना था। समझ गए? थोड़ा जल्दी से आप लिख लीजिए। हो गया? आप लिख चुके होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, लिख लिए सब। अब लिखिए, अब एक क्वेश्चन है 26 नंबर का, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। इसमें आप लिखो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन। क्वेश्चन है सो दैट, क्या शो करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, दूसरा क्या है एक्स वाई और x प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर क्या है जेड वाई, तीसरा कॉलम में जेड एक्स वाई जेड
और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जेड एक्स वाई जेड और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इधर होगा एक्स वाई जेड गुना x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, सवाल है सो दैट y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, फिर है एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड वाई, फिर है जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। CBSE 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, बोर्ड मॉडल है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए पहले लिखिए, सबसे पहले आप LHS लिखो, फिर आगे का बात करेंगे। LHS में आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका है y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है, दूसरा कॉलम का बात करिएगा तो यहाँ हो गया एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और जेड वाई। तीसरा कॉलम में है जेड एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तीनों कॉलम को हमने लिख दिया। ठीक है, पहला कॉलम में है y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, दूसरा कॉलम में है एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड वाई, तीसरा कॉलम में है जेड एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तीनों कॉलम का बात यहाँ पे आपका दिया हुआ है, लिख दिया आराम से तीनों कॉलम को। ठीक है, पहला कॉलम में है y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, दूसरा कॉलम में है एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड वाई, तीसरा कॉलम में है जेड एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो हम प्रयास करते हैं सब एक जैसा हो। अब देखो होल स्क्वायर में है तो ये तीनों होल स्क्वायर में है, ये सब सिंगल सिंगल है, तो या तो सब होल स्क्वायर में हो या सब सिंगल सिंगल हो, एक जाति में हो, एक जैसा लगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको एक जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, एक जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम कैसा ऑपरेशन करते हैं, ज़रा गौर करिएगा। ये जो आपको दिखता है इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, 3 रो है इसमें। तो हम ऑपरेशन करते हैं R1 2 x टाइम्स ऑफ R1, इसका मतलब R1 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा ऑपरेशन करते हैं R2 2 y टाइम्स ऑफ R2, R2 को y से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा ऑपरेशन किया R3 2 z टाइम्स ऑफ R3, R3 को z से मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, R1 को x से, R2 को y से, R3 को z से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, एक जाति में लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, या तो सबको होल स्क्वायर के टर्म में या तो सबको सिंगल सिंगल लाने के टर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, R1 को x से, R2 को y से, R3 को z से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 को x से, R2 को y से, R3 को z से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करके होता क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला में जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे x से, ये आपका क्या होगा, x गुना y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर y, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, जेड एक्स स्क्वायर। ओके, अब दूसरा रो में आइए, इसको y से गुना किया तो इसको y से गुना करोगे क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, इसको y से गुना करोगे क्या होगा, y गुना x प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर इसको y से गुना करो तो आपका क्या होगा, y स्क्वायर जेड। एनी प्रॉब्लम। फिर तीसरा रो को किससे गुना किया, z से, इसको z से गुना करोगे, एक्स जेड को z से गुना करेंगे, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड को अगर z से गुना करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, जेड वाई को z से गुना करेंगे जेड स्क्वायर वाई, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को z से गुना करेंगे तो z गुना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होगा, z गुना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, गुना कर दिया। अब देखो सवाल उठता है कि हमने पहला रो को x से, दूसरा रो को y से, तीसरा रो को z से गुना किया। अब हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ाए थे कि हम जिसमें ऑपरेशन करते हैं, मान लो R1 में ऑपरेशन करते हैं, अगर R1 को डायरेक्ट हम K से मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, K नॉट इक्वल टू 0, तो जिसमें ऑपरेशन करते हैं अगर उसमें हम डायरेक्ट किसी
नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट उतना टाइम्स हो जाएगा, उतना टाइम्स हो जाएगा। मान लो आपका डिटर्मिनेंट है, उसके R1 को आप 5 से गुना कर दिया तो इसका मतलब ये आपका डिटर्मिनेंट 5 टाइम्स हो गया, हुआ ना। तो डिटर्मिनेंट को बैलेंस करने के लिए हमको 5 से भागा भी करना पड़ेगा। यही ऐसा ऑपरेशन होगा R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, तब भागा देने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें तो किसी चीज़ से गुना नहीं किया। अब जिसमें ऑपरेशन करेंगे अगर उसमें किसी चीज़ से गुना करेंगे तो आपको डिवाइड करना होगा, उसमें किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आपको भागा करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपने R1 को X से, R2 को Y से, R3 को Z से मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? R1 के चलते हम X से भागा देंगे, R2 के चलते हम Y से भागा देंगे, R3 के चलते हम Z से भागा देंगे। उससे क्या होगा? डिटर्मिनेंट जैसा पहले था वैसा अभी भी होगा। एनी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। आपके पास कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आपके कमेंट में जो समस्या होगा उस समस्या का हल हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक है। तो आपको कोई भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट करें कि सर हम यहाँ पर नहीं समझ पाए, उसको हम 10 बार समझाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। समझ गए बात को, है ना। नहीं तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप नहीं समझ पाए तो हमारा मेहनत व्यर्थ है, हमारा मेहनत कोई काम का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छा से सीखें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, है ना। घर बैठे बैठे भी आप बेहतरीन तैयारी कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। समझ गए बात को? आइए, नहीं समझे तो आप तुरंत कमेंट करें, उस बात को हम दोबारा समझाएंगे। चलिए, तो हमने क्या सिखाया आपको? एक जाति में लाने के लिए हमने R1 को X से, R2 को Y से, R3 को Z से मल्टीप्लाई किया। अब उसके चलते हमने X, Y, Z से डिवाइड भी कर दिया। अब थोड़ा सा सवाल को मिटा देते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। किताब में क्वेश्चन है ही आपके पास, ठीक है। अब आ जाइए। अब है तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, एक जाति में लाने के लिए हम क्या करते हैं? R1 को गौर से देखो, आपको लगेगा सर x R1 में x, ये कॉलम 1 को गौर से देखो तो कॉलम 1 में आपको x कॉमन नज़र आएगा। कॉलम 2 को गौर से देखो, आपको कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? y। कॉलम 3 को z से देखो, आपको कुछ कॉमन आएगा। आप कहोगे सर z। इसका मतलब क्या? हमने कॉलम 1 में से अगर x को कॉमन लेते हैं, कॉलम 2 से अगर y को कॉमन लेते हैं, कॉलम 3 से अगर z को कॉमन लेंगे, है ना, तो आप कहोगे सर बड़ा अजीब बात है, सर आपने R1, R2, R3 में x, y, z से गुना किया, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में आपने x, y, z को कॉमन लिया, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा, पहले वो 2 जाति में था, देखिए कुछ स्क्वायर था, कुछ स्क्वायर में नहीं था। अब अगर इसमें हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा? y प्लस z का होल स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर, सब स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, सब एक जाति में हो जाएगा। तो हमको कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगी, हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, समझ गया बात को? तो हमने क्या किया? पहला कॉलम में से x को कॉमन लिया, दूसरा कॉलम में से y को कॉमन लिया, तीसरा कॉलम में से z को कॉमन लिया। नीचे में तो x, y, z है ही, x, y, z है ही। समझ गए बात को? ठीक है। या दिक्कत होगा तो यहाँ पे आप थोड़ा भाषा में हम लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो, हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग, है ना, टेकिंग x, y, z कॉमन फ्रॉम x, y, z कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 तीनों से हमने x, y, z को कॉमन लिया। तो पहला कॉलम से x बाहर आया, दूसरा कॉलम से y बाहर आया, तीसरा कॉलम से z बाहर आया। नीचे में तो x, y, z पहले से था। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या बचेगा? अंदर में लिखेंगे, अंदर में हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अंदर में जो आपका है, तो अंदर में देखिए क्या है, यहाँ बचा आपका y प्लस z का होल स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा y स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा z स्क्वायर बचा। अब दूसरा कॉलम का बात करोगे तो यहाँ आपका बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ आपका बचेगा x प्लस z का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका बचेगा z स्क्वायर। ओके,
फिर तीसरा कॉलम में से z को कॉमन लो, यहाँ आपका बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका बचा वाई स्क्वायर और यहाँ आपका बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है तो कृपया आप तेज़ी से बोल दें, है ना। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, बच्चा जैसे पहला कॉलम से x, दूसरा कॉलम से y, तीसरा कॉलम से z को कॉमन लिया। कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर। बच्चा इसे लिखा, फिर यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा y स्क्वायर, यहाँ बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। अब इसके बाद हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे कि हम लोग क्या करें जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप कहोगे कि सर हम लोगों का टारगेट होता है एक सीध में 2 जीरो लाने का, या डिटर्मिनेंट में जितना जीरो आएगा उतना हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मान लो तीनों जीरो आ गया एक रो में या एक कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट मान जीरो होगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी नो दैट if each elements of a row or a column of a determinant are 0, then value of determinant is 0. Okay, if 2 rows or 2 columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0. If 2 rows or 2 columns of a determinant are proportional, then value of determinant is 0. ऐसा बात है। तो हम लोग प्रॉपर्टी को जानते हैं, एक एक प्रॉपर्टी आप सबको याद है, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो प्रॉपर्टी याद रहना तो बहुत बड़ी बात है, तब जाके सवाल बनाना बड़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जीरो लाने के लिए क्या करें। तो आपके मन में होगा कि सर अगर इसमें इसको आप घटा देते, आपके मन में ये बात हो रहा होगा, ज़रा गौर करना, अगर इसमें इसको घटा देंगे तो जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर को घटा देंगे सर जीरो हो जाएगा। फिर अगर सर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका हो गया पहला कॉलम, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कॉलम और ये हो गया आपका तीसरा कॉलम। यानी हम ऑपरेशन कैसा कर रहे हैं, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा रहे हैं, फिर कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, चलो यहाँ पहले ऑपरेशन लिख लेते हैं, फिर ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन है कॉलम 1 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा दिया। ठीक है, क्यों घटाया, देखिए जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर जाएगा, यहाँ जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, यस या नो। फिर दूसरा ऑपरेशन करो, कॉलम 2 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 में कॉलम 3 को अगर घटाओगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा, जीरो होगा ना। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, तत्काल तो हमारा जीरो हो रहा है ना, उसको लिखिए। अब बेचारा ये देखिए एक्स वाई जेड ऊपर में, एक्स वाई जेड नीचे में कट गया। अब यहाँ जो बचा उस पर हम लोग सब मिलके विचार करेंगे। यहाँ देखो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसमें माइनस इतना, यानी यहाँ होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। और यहाँ जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर घटेगा तो जीरो बचेगा, बोलो बचेगा ना, जीरो बचेगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब आ जाइए दूसरा कॉलम में, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाओ तो आपका क्या बचेगा, जीरो बचेगा। इसमें इसको घटाएंगे तो ये आपका बचेगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग बोलिएगा क्या बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे, सीधा सा बात है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसमें इसको घटाएंगे तो ये आपका बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब तीसरा कॉलम जस का तस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तीसरा कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हम लोग जिसमें ऑपरेशन करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी में परिवर्तन होता है, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने कॉलम 1 में ऑपरेशन किया, कॉलम 2 में ऑपरेशन किया तो उसमें परिवर्तन आएगा, कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब आ जाइए एक स्टेप यहाँ पे समझिए। इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मामला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। बोलिए होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। बोलिए क्या समझ पाएंगे क्या, है ना। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो अगर यहाँ आप गौर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला
कॉन्सेप्ट आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। यहाँ भी आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। यहाँ भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ओके, अब आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार आपका होगा y प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, गुना y प्लस जेड माइनस एक्स। एक बार क्या होगा y प्लस जेड प्लस एक्स, एक बार होगा y प्लस जेड माइनस एक्स। फिर एक बार यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ए प्लस बी करेंगे, यानी y प्लस एक्स प्लस जेड। फिर एक बार क्या होगा y माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक है। फिर नीचे में देखिए आपका क्या होगा, ज़ीरो, रहने दीजिए ज़ीरो। अब आ जाइए दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम में यहाँ पे आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर यहाँ x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मामला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मामला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा। तो एक बार आप लिखिए ऐसा, x प्लस जेड प्लस वाई, फिर एक बार क्या लिखेंगे, x प्लस जेड माइनस वाई, लिख दिया। फिर यहाँ भी देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी हुआ जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो एक बार आपका क्या होगा, एक बार आपका होगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, फिर एक बार क्या होगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ध्यान दीजिए, एक बार होगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, एक बार होगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब तीसरा कॉलम को जस का तस, तीसरा कॉलम में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लिख दिया आराम से। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कॉमन हो आ सकता है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका पहला कॉलम है, पहला कॉलम में ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो गया ज़ीरो, यहाँ भी हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ है जीरो। एक बात जान लीजिए, जीरो में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। क्यों भैया, क्योंकि हम जीरो को आराम से बोल सकते हैं जीरो गुना x, जीरो को आराम से बोल सकते हैं जीरो गुना x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। जीरो को किसी भी चीज़ से गुना कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो पहला कॉलम को अगर आप गौर से देखोगे भैया, तो ये जो आपका पहला कॉलम है, इस पहला कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी जीरो को लिख सकते हैं जीरो गुना x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहला कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड को आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। उसी तरह अगर आप दूसरा कॉलम को भी अगर गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर दूसरा कॉलम में से भी x प्लस वाई प्लस जेड को, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया जा सकता है। पहला कॉलम में से भी x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया जा सकता है। सिर्फ आपको मन में होगा कि सर जीरो में x प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है, तो जान लीजिए जीरो को हम आराम से लिख सकते हैं जीरो गुना x प्लस वाई प्लस जेड। जीरो में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। क्यों, देखिए जीरो क्या है, साधु है, फकीर है। फकीर से आप कुछ भी ले लीजिएगा तो वो आपको आराम से दे देगा, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो जीरो में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो जीरो को आप आराम से लिख सकते हैं जीरो गुना x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपने क्या देखा, पहला कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आया, दूसरा कॉलम में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आया, है ना, आया कि नहीं। आप जितना कॉमन आया कॉमन ले लेंगे। थोड़ा सा आप जल्दी से इसको लिख लें जो हम उसको मिटा सकें। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पहले कहा था आपको, थोड़ा आप जल्दी लिख लीजिए उस स्टेप को, कम से कम इतना लिख लीजिए जो इसको हम मिटा सकें। जल्दी से सवाल LHS लिख लीजिए, ये ऑपरेशन लिख लीजिए। हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं। लिख लिया सब। अब आप क्या करोगे, तो पहला कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया,
पहला कॉलम में से किसको कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड को। दूसरा कॉलम में से भी किसको कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड को। फिर जो जो बचा उसको आप आराम से लिख दीजिए। यहाँ पहला कॉलम में क्या बचा, पहला कॉलम में आपका बचा y प्लस जेड माइनस एक्स, फिर है y माइनस एक्स माइनस जेड, फिर है 0। ठीक है। अब दूसरा कॉलम में देखिए, अब है दूसरा कॉलम में गौर करेंगे तो आपका बचेगा क्या, सब बचेगा, यहाँ बचेगा 0। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिए तो आपका बचेगा इसमें x प्लस जेड माइनस वाई। और तीसरा कॉलम में अगर देखेंगे तो z माइनस एक्स माइनस वाई, ये लिख दिया। तीनों जो बचा उसको लिख दिया दूसरा कॉलम का। अब तीसरा कॉलम को देखिए, तीसरा कॉलम में आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो आपका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसका मतलब होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन बाद में तोड़ेंगे देखा जाएगा, अभी ऐसा ही रहने दीजिए, बाद में तोड़ के देखा जाएगा। इतना पहले लिख दिया। ठीक है। देखो पहला कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया, है ना। दूसरा कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया। तीसरा कॉलम को जस का तस उतार दिया। यहाँ बचा y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स माइनस जेड। यहाँ बचा x प्लस जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। और तीसरा कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब गौर करो भैया, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0। अगर एक सीधा में 0 होता या इस सीधा में 0 होता तो मेरा काम हो जाता। या तो यहाँ 0 होता या यहाँ 0 होता या यहाँ 0 होता या यहाँ 0 होता। एक सीध में अगर 2 0 होता तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता, क्योंकि हमारा टारगेट ही है एक सीधे में 2 0 लाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है। समझ गए बात को। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान दीजिए। एक चीज़ करिए, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ दीजिए, हल्का अच्छा रहेगा आपके लिए। x प्लस वाई के होल स्क्वायर को आप खोल दीजिए। इसको अगर आप खोलेंगे तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा ना। तो इससे क्या है कि देखिए, सबसे ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy थोड़ा बड़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है। अगर इसमें ही दोनों को घटा दें तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, 2xy बचेगा। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा, हैं। इसमें अगर इसको हम घटा दें तो आपका 2xy बचेगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है R3, इसका नाम क्या है R1, इसका नाम क्या है R2। ठीक है। तो ऐसा ऑपरेशन करो मेरे भाई। ऑपरेशन आप यहाँ पहले लिखो, R3 माइनस R1 माइनस R2। इसमें इसको घटाओ फिर इसको घटाओ, इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में एक्स स्क्वायर भी घट जाएगा, वाई स्क्वायर भी घट जाएगा, तो 2xy हो जाएगा। सब लीनियर में आ जाएगा, तो कॉमन सब लेने में सहूलियत हो सकता है। ऐसा ऑपरेशन करके देखते हैं एक बार। यानी इसमें हमने ये दोनों को घटा देंगे तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा ना, तीनों में लीनियर वाला आ जाएगा। आइए अब यहाँ पे आपका बचा पहले शुरू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। R1 R2 जस का तस होगा, क्योंकि ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, R3 में। जिसमें ऑपरेशन करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी में चेंज आता है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये आपका R1 क्या हो गया, y प्लस जेड माइनस एक्स, फिर है 0, फिर है आपका एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा में देखिए y माइनस एक्स माइनस जेड, फिर आपका है x प्लस जेड माइनस वाई, फिर है वाई स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, R3 माइनस R1 माइनस R2, R3 माइनस R1 माइनस R2, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन में कर रहे हैं ना। ऑपरेशन कैसा है, R3 माइनस R1 माइनस R2। चलो ऑपरेशन करते हैं, R3 माइनस R1 माइनस R2। यहाँ ऑपरेशन करके साइड से दिखाते हैं, देखो क्या आएगा। तो आप क्या लिखोगे, 0 माइनस R1, R1 के जगह पे क्या होगा, y प्लस जेड माइनस एक्स, R3 माइनस R1 माइनस R2, R2 में क्या होगा, y माइनस एक्स माइनस जेड। देखिए R3 माइनस R1 माइनस R2, 0 माइनस y प्लस जेड माइनस एक्स, माइनस ऑफ y माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है। तो ये होगा माइनस y माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है। फिर यहाँ माइनस y
प्लस एक्स प्लस जेड। तो ये आपका क्या होगा, देखिए क्या क्या कटेगा, माइनस जेड प्लस जेड कट गया, एक्स में एक्स को जोड़ेंगे 2x, वाई में वाई को जोड़ेंगे 2y, 2x माइनस 2y, क्या हो गया 2x माइनस 2y। देखा जाएगा, आप उसको इधर लिखो, ऐसा लिखो भैया 2x माइनस 2y। कैसे किया, R3 माइनस R1 माइनस R2, जीरो माइनस इतना आपके सामने में जो कर रहे हैं, अब यहाँ भी करो R3 माइनस R1 माइनस R2, साइड से करके दिखा। R3 में क्या है, Z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस R1, R1 के जगह पे क्या होगा माइनस 0, ठीक है, माइनस क्या होगा, माइनस में होगा x प्लस जेड माइनस वाई, होगा ना। अब इसको बच्चा जैसे तोड़ते हैं, तो बच्चा जैसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, ये आपका होगा z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड माइनस माइनस प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, ठीक है, कट गया। उसके बाद प्लस जेड माइनस जेड कट गया, यहाँ बचेगा माइनस 2x, सही है ना। किसमें, इसमें हमने इसको घटाया, तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस जेड कट जाएगा, माइनस वाई कट जाएगा, घटाएंगे चिन्ह बच जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स जुट जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस 2x। क्लियर है, माइनस 2x कैसे बचा समझ जाओगे, माइनस एक्स मिला के माइनस 2x। इधर देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें ई दोनों को घटाओगे तो ये दोनों कट जाएगा, खाली यहाँ बचेगा 2xy, लिख दिया आराम से। इसमें बचा आपका भैया 2xy, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। क्या आसान होगा, जरा अगर आप गौर से देखोगे तो आपका लगेगा कि सर 2x माइनस 2y, ये दोनों में दो को आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना, है, क्योंकि ये होगा 2 गुना x माइनस वाई, यहाँ भी 2 को आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ भी 2 को आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। ओके, तो एक काम करते हैं मेरे भाई, इस तीनों में हम 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिए, यानी तीसरा रो में से हमने 2 को कॉमन लिया। कंसेप्ट क्या होता है, एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, और एक बात, ये कॉमन, अच्छा चलो एक स्टेप कर ही देते हैं, पहले कॉमन ले लिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कॉमन ले लिया 2 को, है ना। अब कॉमन लेने के बाद देखिए क्या सब बचा यहाँ पे, यहाँ आपका बचा y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ आपका बचा y माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ आपका बचा x माइनस वाई, कैसे 2 को कॉमन लिए हैं। अब यहाँ देखिए 0, यहाँ आपका हुआ x प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ माइनस 2x में 2 को कॉमन लिया तो माइनस एक्स, यहाँ हुआ x प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ हुआ माइनस एक्स, ठीक है। इधर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ होगा एक्स वाई, कोई दिक्कत का बात नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बच गया। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई, यहाँ हुआ माइनस एक्स, यहाँ हुआ एक्स वाई, ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे ऑपरेशन करने के लिए, देखेंगे हम लोग सब मिल करके क्या कर सकते हैं। तो आपको लगेगा यहाँ पे सर कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, क्या कैलकुलेशन हो सकता है, यहाँ पे है x माइनस वाई, यहाँ है माइनस एक्स, अगर जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ एक ठो जीरो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ एक जीरो आ जाएगा, आगे देखा जाएगा, समझ गए। तेज़ी से आप उसको लिख लीजिए जो हम आसानी से मिटा सकें। फिर हम कैसा ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे, है ना। लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, अगर आपके मन में होगा तो हमने दिखा है प्लस वाई माइनस वाई जीरो, माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो, माइनस जेड प्लस जेड जीरो, जीरो हो गया, आई दोनों में भी खट जाएगा, सिर्फ माइनस वाई बचेगा, एक जगह जीरो हो गया, एक जगह छोटा हो गया। अब जब छोटा हो जाएगा तो बाद में देखा जाएगा कैसे उसको कटाया जाए। ओके, थोड़ा तेज़ी से आप लिख लोगे अगर तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, फिर उसको मिटाएंगे जल्दी से। नहीं लिख सकोगे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
लिख चुके सब? थोड़ा जल्दी से आप कम से कम उधर लिख लीजिए जो हम समझा पाएँ इसको, उस स्टेप को पूरा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हाँ, आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि सर हो चुका है, नहीं हुआ है, थोड़ा और समय चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। लिख लिया सब? अब देखो, अब क्या किया हमने, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ा। कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़िए तो आपका क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 इंटू, पहले देखिए डिटर्मिनेंट में बचा 2 इंटू, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आगे में है। अब कॉलम 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम 1 में चेंज आएगा। कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ो, y प्लस जेड माइनस एक्स में 0 को जोड़ेंगे तो यही बचेगा y प्लस जेड माइनस एक्स। इसमें इसको जोड़ेंगे, प्लस वाई माइनस वाई को जोड़ेंगे 0, माइनस जेड में प्लस जेड को जोड़ेंगे 0, माइनस एक्स में प्लस एक्स को जोड़ेंगे 0, ये आपका बचा 0। फिर x माइनस वाई में माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो ये आपका बचेगा माइनस वाई। क्या बचेगा? माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई में माइनस एक्स को जोड़ेंगे आपका बचेगा माइनस वाई। कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ा, फिर कॉलम 2 लिखो जस का तस। कॉलम 2 में क्या है? 0, उसके बाद है x प्लस जेड माइनस वाई, उसके बाद यहाँ बचा माइनस एक्स, फिर यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा टारगेट होगा एक सीध में 2 जीरो लाने का प्रयास करना होगा। तो ये बचा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इधर हो गया आपका y प्लस जेड माइनस एक्स, 0 एक्स स्क्वायर, इधर आपका 0 एक्स प्लस जेड माइनस वाई, इधर y स्क्वायर। यहाँ पे आपका x माइनस वाई में माइनस एक्स को जोड़ा तो सिर्फ माइनस वाई बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, ज़रा आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये कॉलम 1 है, ज़रा गौर करो, और ये आपका कॉलम 3 है। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 3 है। अब देखिए हमारा टारगेट होता है एक सीध में 2 जीरो लाने का, है ना। डिटर्मिनेंट में एक सीध मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का। तो जैसे ये माइनस वाई है और यहाँ एक्स वाई है, तो आपके मन में होता होगा सर अगर आप माइनस वाई में एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसमें आप एक्स वाई को जोड़ दें। किसको जोड़ दें? एक्स वाई को। माइनस वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें ये एक्स वाई को जोड़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस वाई क्या है? कॉलम 1 है। ये आपका कॉलम 1 है। तो कॉलम 1 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया? एक्स से। उसमें आपने जोड़ा किसको? एक्स वाई को, यानी कॉलम 3 को। तो कैसा ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया कॉलम 1 टू एक्स टाइम्स ऑफ कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। इससे क्या होगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक बात। और दूसरा बात देखो, ये आपका है माइनस एक्स, चूँकि यहाँ तो 0 आएगा लेकिन यहाँ बदल जाएगा, तो इसलिए इससे काम नहीं होगा, एक और 0 लाना होगा। तो यहाँ आपका माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स में आप क्या करोगे? तो माइनस एक्स में y से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया? y से। फिर उसमें एक्स वाई को जोड़ दिया तो भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो माइनस एक्स आपका क्या है? कॉलम 2। तो कॉलम 2 में किससे गुना किया? y से। उसमें जोड़ा किसको? एक्स वाई, यानी कॉलम 3 को जोड़ा, यानी कॉलम 2 टू एक्स वाई टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये दो ठो हमको ऑपरेशन करना होगा। अब आप यही ऑपरेशन को लिख लीजिए। पहला ऑपरेशन लिखिए कॉलम 1 2, इसमें किससे गुना करेंगे? एक्स से। एक्स टाइम्स ऑफ कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन लिखिए कॉलम 2 2 माइनस एक्स में किससे गुना किए? वाई से। वाई टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये दो ऑपरेशन हो गया, है ना। थोड़ा बढ़िया से लिख दें। दूसरा ऑपरेशन आपका है कॉलम 2 टू वाई टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये दो ऑपरेशन अभी हम लोग करेंगे। समझ गए बात को? इसी को हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा कि ऑपरेशन क्यों करते हैं। एक सीध में 2 जीरो लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ऑपरेशन में। पहला आपका हो गया 2 इंटू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर गुना, जरा गौर करिए, कॉलम 1 को x से गुना किया, कॉलम 1 को किससे गुना किया, x से, फिर इसमें जोड़ा किसको, कॉलम 3 को, कॉलम 1 को x से गुना करो, ई टोटल को x से गुना करो, x से गुना करिए, y को x से गुना करो yx, z को x से गुना करो zx, माइनस x को x से गुना करो माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें किसको जोड़ेंगे, कॉलम 3 को, यानी एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे। बोलो जोड़ा, ठीक है। फिर आ जाइए दूसरा, यहाँ 0 को किससे गुना करेंगे, x से, यानी 0 गुना x, इसमें किसको जोड़ेंगे, कॉलम 3 को, यानी इसमें हमने जोड़ा वाई स्क्वायर को। फिर माइनस वाई को किससे गुना किया, x से, तो क्या हो गया माइनस एक्स वाई, उसमें किसको जोड़ा, कॉलम 3 को, यानी उसमें जोड़ा हमने एक्स वाई को। पहला कॉलम का काम तमाम, पहला कॉलम का काम आपका तमाम हो गया। बोलिए हुआ, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम का ऑपरेशन देखिए। दूसरा कॉलम में हमने क्या किया, कॉलम 2 y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इसको y से गुना करो। 0 को अगर y से गुना करोगे तो आपका क्या होगा, 0 गुना y यानी 0, अब प्लस कॉलम 3 यानी 0 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसको y से गुना करो, x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई, z को y से गुना करोगे तो जेड वाई, माइनस वाई को वाई से गुना करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर, इसमें किसको जोड़ोगे, कॉलम 3 को, यानी प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब आ जाइए, इसको गुना करो वाई से, तो माइनस एक्स को वाई से गुना करो माइनस एक्स वाई, उसमें जोड़ो कॉलम 3 को तो प्लस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई में एक्स वाई को जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए कॉलम 3 जस का तस, तो कॉलम 3 में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, कॉलम 3 में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, लिख दिया कॉलम 3 को हमने आराम से, ठीक है। अब देखो क्या क्या आपको कटने का चांस मिल रहा है ना। आपको लगेगा सर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, कटा, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कटा। अब जो बचा उसको हम एक बार बच्चा जैसे लिख देते हैं, फिर देखा जाएगा। तो बराबर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इधर डिटर्मिनेंट में बचेगा वाई एक्स प्लस जेड एक्स बचेगा ना। अब उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप में आपका क्या बचा, वाई स्क्वायर, तीसरा स्टेप में आपका क्या बचा, 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई प्लस जेड वाई, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 0 दूसरा कॉलम में। तीसरा कॉलम में आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। समझ गए बात को। अब ज़रा गौर से देखोगे आपको लगेगा सर तीसरा रो में डबल 0 है, यानी तीसरा रो में अगर डबल 0 है तो इस डिटर्मिनेंट को आसानी से तीसरा रो के अलोंग तोड़ा जा सकता है। बोलो यस या नो। तीसरा रो में क्या है, डबल 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट को आसानी से तीसरा रो के अलोंग तोड़ा जा सकता है। ओके, आ जाइए। तो इसमें ये 0 गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ये 0 गुना इसका कोफैक्टर खत्म, ये एक्स वाई गुना इसका कोफैक्टर ये बच जाएगा। एक्स वाई का पोजीशन क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ध्यान दीजिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम, 3 3 6 इवन पोजीशन है, तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। चलिए अब हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आप जल्दी से लिख लेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। इस स्टेप को कम से कम आप लिख लीजिए, तीनों स्टेप को। बस अब 1-2 लाइन का सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले कहा ना काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये तो आप लोग हैं जो आसानी से बना पा रहे हैं, सबके बस का बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप लिख चुके हैं, ये स्टेप कम से कम लिख लीजिए आप तेज़ी से, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, मिटाएं। मेन है प्रैक्टिस, अभ्यास, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कैसे कैसे होता है। बस आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इस डिटर्मिनेंट को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें तीसरा रो में आपको 2 0 नज़र आएगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट को तीसरा रो के अलोंग
आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है। क्यों? हमारा टारगेट होता है जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो रहता है उसके एलोंग हम डिटर्मिनेंट को आसानी से तोड़ सकते हैं। एक बात इससे पहले अगर आप गौर करोगे तो कॉलम 1 2 x टाइम्स ऑफ कॉलम 1, हमने कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई किया था। तो अगर हमने कॉलम 1 को डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई किया तो हम आपको पढ़ाए हैं अगर r1 में ऑपरेशन करते हैं कभी और r1 को मान लो k से मल्टीप्लाई करते हैं, k नॉट इक्वल टू 0, तो जिसमें ऑपरेशन करते हैं अगर उसमें डायरेक्ट किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या किया, कॉलम 1 को चूँकि x से मल्टीप्लाई किया था उसके चलते x से भागा दे दिया, कॉलम 2 को डायरेक्ट y से मल्टीप्लाई किया था उसके चलते y से डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। इसको भी आप x y से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, क्यों, ये उतरेगा नीचे। ठीक है, अब आप लिखिए इस सवाल में ये आपका हो जाएगा बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाय एक्स वाई हो गया गुना एक्स वाई और एक्स वाई का कोफैक्टर, एक्स वाई का कोफैक्टर में क्या क्या आएगा, एक्स वाई का कोफैक्टर में आएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आएगा वाई एक्स प्लस जेड एक्स और दूसरा एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर हो गया और इधर नीचे में देखो वाई स्क्वायर और इधर आपका क्या हो गया एक्स वाई प्लस जेड वाई। जरा गौर करिए जो बचा उसको हमने लिख दिया, क्या सब बचा, वाई एक्स प्लस जेड एक्स फिर एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, इधर एक्स वाई और जेड वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये दोनों आपका कट जाएगा। तो यहाँ आपका बचा क्या, यहाँ आपका बचा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इधर आप गुना करोगे पहले मेन डायगोनल को, मेन डायगोनल में क्या होगा वाई एक्स प्लस जेड एक्स गुना एक्स वाई प्लस जेड वाई माइनस इससे गुना होगा तो माइनस होगा वाई स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर। यही होता है पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। अब गुना करिए, ये आपका हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इधर गुना करिए, वाई एक्स को एक्स वाई से गुना करो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई एक्स को जेड वाई से गुना करो तो जेड वाई स्क्वायर एक्स, तो उसको ऐसे लिखो एक्स वाई स्क्वायर जेड। देखो कैसे, एक्स वाई जेड वाई यानी एक ठो एक्स दो ठो वाई एक ठो जेड, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड। फिर वाई एक्स को जेड एक्स को एक्स वाई से गुना करो तो एक्स गुना एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए वाई में एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखोगे वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे जेड होगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर जेड एक्स को अगर जेड वाई से गुना करेंगे तो ये आपका क्या होगा एक्स वाई और जेड को जेड से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर, जेड को जेड से गुना करेंगे जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो ये आपका ऊपर में क्या होगा प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका क्या होगा जेड एक्स गुना जेड वाई, जेड को जेड से गुना करेंगे जेड स्क्वायर, ये होगा एक्स ये होगा वाई, एक्स वाई गुना जेड स्क्वायर चलेगा। माइनस माइनस लिखोगे इसको तो माइनस में क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर लिखा। अब देखिए कुछ ऐसा है क्या जो कट सकता है, तो आप कहोगे हाँ सर कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में हो गया। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपका पहले बचा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ये आपका है एक्स वाई जेड, इसमें भी है एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, यहाँ वाई 2 ठो है, यहाँ एक्स 2 है, यहाँ जेड 2 है, लेकिन आपका तीनों में एक्स वाई और जेड कॉमन है, तीनों में एक्स वाई और जेड कॉमन है। इसका मतलब इसमें से हम एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया मेरे भाई, तीनों में से हमने एक्स वाई और जेड को कॉमन ले लिया। अब यहाँ एक ठो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका एक्स जेड, वाई को कॉमन, यहाँ देखिए सॉरी एक्स वाई जेड को कॉमन लिया ना, एक्स वाई जेड को कॉमन लिया, एक ठो खाली वाई बचेगा, बचेगा ना।
अब इधर देखिए एक्स वाई जेड को कॉमन लिया तो एक तो खाली एक्स बचेगा, क्यों, दो ठो एक्स है, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स वाई जेड को कॉमन लिया तो एक तो खाली जेड बचेगा। इसका क्या मतलब है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये भी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ एक तो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो दोनों गुना हो जाएगा, आधार से में तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, बराबर हो गया 2 इंटू एक्स वाई जेड, उसके बाद लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू, कैसे, यहाँ 2 यहाँ 1, 2 1 3, आधार सेम रहता है, गुना में पावर जुड़ जाता। अब इसको RHS से मिला लीजिए, सेम टू सेम आपका मिल जाएगा, प्रूव्ड हो गया। विश्वास करते हैं आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, बोलिए कोई परेशानी होगी क्या, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स वाई जेड गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू, प्रूव्ड हो गया। अब आप तेजी से इसको लिख दें, सवाल तो कम ही बताया लेकिन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके सामने में क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन कहा है टाइप 1 टाइप 2 में, 26 नंबर से पहले अब अभी देख लेना फाइनली कौन कौन सवाल में दिक्कत हुआ। एक तो 10 का 1 में भी आपको दिक्कत हुआ था, वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। फिर आपको जो सवाल में दिक्कत हुआ होगा और आप थोड़ा कमेंट करना, तो वो सारा सवाल को हम बता देंगे, समझ गए बात को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आखिरी टाइप में बढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तेजी से आप इसको फिर पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। हो गया, हो गया, ठीक है। अब आपका क्या काम है, टाइप 1 में 26 नंबर तक, टाइप 1 टाइप 2 में आपका 26 नंबर तक पहले आप देख लीजिएगा। टाइप 1 टाइप 2 में आपको किसी भी सवाल में दिक्कत होगा, हो सकता है दिक्कत हो, आप प्रैक्टिस खूब करते हैं, तो टाइप 1 टाइप 2 में आपको जिस भी सवाल में दिक्कत हो तो आप क्या करोगे मेरे भाई, कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब में ही आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन को लिखिएगा, तो अगला क्लास में हम उस क्वेश्चन को अवश्य ही बता देंगे। समझ गए बात को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा सूचना हम बीच में दे दें, आप सब में जिसका एडमिशन नहीं हुआ था, आप कृपया अपना अपना एडमिशन भी करा ले, है ना, तो लाभ रहेगा। हो सकता है कुछ दिन में एप्लीकेशन के माध्यम से भी क्लास हो, पढ़ाई हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। विश्वास करते इस सवाल को आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो सवाल है टाइप 3 का, तो टाइप 3 का सवाल अगर आप ट्राई करोगे, ये देखो टाइप 3 का सारा सवाल काफ़ी आसान सवाल है, तो अगर आप टाइप 3 का सवाल बनाना चाहोगे तो काफ़ी आसान है, ठीक है। लिखा हुआ सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, ये सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाना है, बस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। कौन सा प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। दूसरा, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपको प्रॉपर्टी का प्रयोग करके बनाना है, तो अगर आप ट्रायल कर सकते हो तो टाइप 3 में आज ही घर में ट्रायल करो, जो आपको सवाल फिर आपको पता चल जाएगा कौन कौन सवाल में दिक्कत है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो अगला क्लास में हम वो सवाल बता देंगे, क्योंकि टाइप 3 का कंसेप्ट तो आप पूरा का जानते हैं, तो एक बार आप बनाने का प्रयास करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, थैंक यू।